नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने 13 और 14 फरवरी 2026 की कुछ बेहद दिलचस्प सुर्खियां हैं। पहली नज़र में ये सब अलग अलग खबरें लगती हैं, लेकिन आज हम इन बिखरे हुए धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा है। तो शुरुआत करते हैं भविष्य की एक झलक से। 17 साल के आदित्य पंड्या भारत के सबसे युवा एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। उन्होंने गुजरात के कच्छ में एक मून लाइक सिमुलेशन मिशन पूरा किया है। ये सुनने में तो बहुत कमाल लगता है, लेकिन ये एनालॉग एस्ट्रोनॉट होता क्या है? क्या ये असली एस्ट्रोनॉट बनने की पहली सीढ़ी है? हाँ, एक तरह से हाँ। एनालॉग मिशन का मतलब है पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसे नकली हालात बनाना। सोचे, कच्छ के रेगिस्तान में वैसे ही मिट्टी, वैसा ही तापमान और स्पेस सूट पहनकर वैसे ही मुश्किल टास्क करना जैसा चांद पर करना होगा। ये असल में एक बहुत ही कठिन फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग है। अच्छा। और जो बात इसे और खास बनाती है वो ये है कि इसे इसरो से जुड़ी एक प्राइवेट कंपनी अक्का स्पेस स्टूडियो ने आयोजित किया। ये दिखाता है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ सरकारी नहीं रहा, प्राइवेट इनोवेशन भी इसमें तेजी से अपनी जगह बना रहा है। मतलब भविष्य में शायद स्पेस टूरिज्म या वो प्राइवेट रॉकेट लॉन्च जैसी चीजें और आम हो जाएंगी। तकनीक की बात चली रही है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बड़ी खबर है। आई लिव कनेक्ट नाम का एक AI पावर्ड हेल्थ केयर सिस्टम लॉन्च हुआ है। कहा जा रहा है कि ये दुनिया में अपनी तरह का पहला डॉक्टर लेड इकोसिस्टम है। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। यस है। आसान भाषा में इसका मरीज के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब डॉक्टर आपके ठीक होने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि आपको बीमार होने से बचाने की कोशिश करेगा। सोचिए, एक मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलती है और उससे एक स्मार्ट वॉच जैसी पहनने वाली डिवाइस दी जाती है। ये डिवाइस 24 घंटे उसके ब्लड प्रेशर, शुगर, स्लीप पैटर्न जैसी चीजों पर नजर रखती है। ये सारा डेटा सीधे AI सिस्टम और डॉक्टर के पास जाता है। अब AI का जादू ये है कि वो सिर्फ डेटा नहीं देखता, बल्कि पैटर्न पकड़ता है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? जैसे अगर AI देखता है कि किसी डायबिटिक मरीज का स्लीप पैटर्न पिछले 7 दिनों से गड़बड़ है और उसका ब्लड शुगर लेवल सुबह हल्का सा बढ़ रहा है, तो वो डॉक्टर को तुरंत अलर्ट भेज देगा, इससे पहले कि मरीज की तबीयत ज्यादा खराब हो। ये इलाज को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना रहा है। मतलब समस्या होने के बाद इलाज करने की बजाय समस्या होने की आशंका पर ही एक्शन लेना। ये तो वाकई स्वास्थ्य सेवा का भविष्य लगता है। और AI पर इतनी बात हो रही है तो दुबई में हुए रोड टू AI इम्पैक्ट समिट का भी जिक्र करना जरूरी है। क्या ये सिर्फ एक और टेक कॉन्फ्रेंस थी या इससे कुछ बड़ा संकेत मिल रहा है? नहीं, ये एक बड़ा संकेत है। ये संकेत है कि AI की रेस में अब मिडिल ईस्ट, खासकर दुबई, एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। ये समिट सिर्फ नए गैजेट्स दिखाने लिए नहीं था। यहाँ चर्चा हुई एथिकल AI पर। एथिकल AI? हाँ, मतलब AI को जिम्मेदार कैसे बनाया जाए, भविष्य में ऑटोमेशन से जाने वाली नौकरियों की जगह नए रोजगार कैसे पैदा किए जाएं। यह दिखाता है कि दुनिया अब AI के क्या से आगे बढ़कर उसके कैसे और क्यों पर फोकस कर रही है। तो हमने भविष्य की तकनीक की बात की, लेकिन ये सारी तरक्की तभी मायने रखती है जब हमारे समाज की नींव मजबूत हो। इसी से जुड़ा है 11 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। क्या ये सिर्फ एक और खास दिन है या इसका कोई गहरा मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपनी आधी आबादी यानी लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान और तकनीक की दौड़ से बाहर रखेंगे तो हम कभी भी पूरी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ सकते। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना सिर्फ समानता का सवाल नहीं है, ये देश की तरक्की के लिए जरूरी है। सही बात है। जब अलग अलग नजरिए से प्रॉब्लम को देखा जाता है तो समाधान भी बेहतर निकलते हैं। और शायद इसी सोच को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए दिल्ली सरकार लखपति बिटिया योजना लेकर आई है। ये योजना ठीक ठीक करती क्या है? ये योजना लड़कियों की पढ़ाई को सीधे सीधे पैसों से जोड़ती है। बेटी के जन्म से लेके स्कूल की अलग अलग क्लास पास करने पर सरकार उसके अकाउंट में किश्तों में पैसे जमा करेगी। अगर वो ग्रेजुएशन पूरा कर लेती है तो उसे कुल मिलाकर 1 लाख रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन क्या सिर्फ पैसों से लड़कियां स्कूल में टिकी रहेंगी? अक्सर सामाजिक दबाव या सुरक्षा जैसी वजहें भी तो होती हैं ड्रॉप आउट की। आपका सवाल बिल्कुल सही है। यह योजना हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी रुकावट को दूर करती है। आर्थिक बोझ। कई गरीब परिवारों के लिए बेटी की पढ़ाई एक खर्चा होती है। यह योजना उसे एक इन्वेस्टमेंट में बदल रही है। अच्छा। जब परिवार को सीधा आर्थिक फायदा दिखता है तो बेटी को स्कूल भेजने का प्रोत्साहन बढ़ जाता है।
यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक व्यवहारिक कदम है। सशक्तिकरण की बात किसानों के लिए भी हो रही है। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, फिर भी हमें आत्मनिर्भर होने के लिए एक मिशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? इस विरोधाभास है। हम दालें उगाते भी बहुत हैं, खाते भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी हमें हर साल बड़ी मात्रा में दालें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इस मिशन का मकसद इसी गैप को भरना है, और ये सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। इसके तहत देश भर में 1000 नई दाल मिलें लगाने का लक्ष्य है, और किसानों को मिल लगाने के लिए 25 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसका असली मकसद है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब किसान सिर्फ कच्ची दाल पैदा करके ना बेचे, बल्कि उसे प्रोसेस करके, पैकेजिंग करके बेचे। जब किसान सिर्फ चना बेचता है तो उसे कम दाम मिलता है, लेकिन जब वो उसे प्रोसेस करके बेसन या सत्तू बनाकर बेचता है तो उसका मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। ये मिशन किसानों को सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि उद्यमी बनाने की कोशिश है। और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें खेल भी एक बहुत बड़ा जरिया है। क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्या ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी को चेहरा बनाने जैसा है? नहीं, इसका असर उससे कहीं ज्यादा होता है। जब शिखर धवन जैसा कोई खिलाड़ी जो खुद एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर स्टार बना है, इस अभियान से जुड़ता है, तो वो हजारों बच्चों के लिए एक जीती जागती प्रेरणा बन जाता है। दिल्ली खेल महाकुंभ का मकसद ही है गली मोहल्लों से फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स के टैलेंट को खोजना। धवन का चेहरा उन बच्चों को ये भरोसा देता है कि अगर उनमें हुनर है तो उन्हें भी एक मौका मिल सकता है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। तो हमने देखा कि कैसे देश के अंदर लोगों को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। अब देखते हैं कि दुनिया भारत को किस नजर से देख रही है। 2026 के लिए ब्रिक्स के अध्यक्षता भारत कर रहा है और पहली शेरपा बैठक भी हो चुकी है। ये शेरपा कौन होते हैं और इस अध्यक्षता से भारत क्या हासिल करना चाहता है? देखिए, जैसे पहाड़ों पर शेरपा पर्वतारोहियों के लिए रास्ता बनाते हैं, वैसे ही कूटनीति में शेरपा राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग से पहले सारा एजेंडा तैयार करते हैं। वो बातचीत करते हैं और समझौते की जमीन तैयार करते हैं। भारत के शेरपा सुधाकर दलेला हैं। और इस साल की थीम बहुत कुछ कहती है: लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। लचीलापन का मतलब है चीन पर निर्भर सप्लाई चेन के विकल्प तैयार करना। नवाचार का मतलब है डिजिटल पेमेंट और एआई जैसी तकनीक में मिलकर काम करना। और भारत इस अध्यक्षता का इस्तेमाल खुद को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के एक बड़े लीडर के तौर पर पेश कर रहा है। और भारत की वैश्विक छवि का एक और सबूत जर्मनी से आया है। दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मेले बायोफेच में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। ये दूसरी बार है। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा आर्थिक और सांकेतिक महत्व है। ये सम्मान इस बात पर मोहर लगाता है कि दुनिया में भारत के ऑर्गेनिक उत्पादों की क्वालिटी को लेकर भरोसा बढ़ रहा है। जब एपीडीए जैसी संस्था वहां जैविक, बासमती चावल और जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन करती हैं, तो यूरोप और अमेरिका के बड़े खरीदार आकर्षित होते हैं। इसका सीधा फायदा हमारे उन किसानों को मिलता है जो केमिकल छोड़कर जैविक खेती अपना रहे हैं। बिल्कुल, ये मेड इन इंडिया को एक भरोसेमंद ब्रांड बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सही कहा। लेकिन हर वैश्विक रैंकिंग भारत के लिए अच्छी खबर नहीं लाती। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 91वें स्थान पर है, जबकि डेनमार्क फिर से टॉप पर है। हमें इस रैंकिंग को कैसे देखना चाहिए? इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ये इंडेक्स असल में हुए भ्रष्टाचार को नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की धारणा को मापता है। मतलब बिजनेस करने वाले और एक्सपर्ट्स किसी देश के पब्लिक सेक्टर को कितना भ्रष्ट मानते हैं। अच्छा, तो ये परसेप्शन है, असलियत नहीं। हाँ, लेकिन ये धारणा बहुत मायने रखती है, क्योंकि यही तय करती है कि विदेशी कंपनियां किसी देश में निवेश करने में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। डेनमार्क का टॉप पर होना उसके मजबूत कानून, पारदर्शिता और जवाबदेही वाले सिस्टम को दिखाता है। हमारी 91st रैंक ये बताती है कि भले ही जमीनी स्तर पर सुधार हो रहे हों, लेकिन दुनिया में भारत की छवि को लेकर अभी भी बहुत काम करना बाकी है। ये एक आर्थिक मुद्दा भी है। तो हमने वैश्विक मंच की नायत की, अब थोड़ा अपनी जड़ों की तरफ लौटते हैं, अपने इतिहास और अपनी प्रकृति की तरफ। आंध्र प्रदेश के पूर्व गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने 2 किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानी बख्शी जगबंधु पर है। क्या ये सिर्फ एक और ऐतिहासिक किताब है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है।
ये क्षेत्रीय नायकों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश है। हम सब मंगल पांडे या भगत सिंह को जानते हैं, लेकिन बख्शी जगबंधु जैसे कई हीरो थे जिन्होंने अपने अपने इलाकों में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, पर इतिहास की किताबों में उन्हें उतनी जगह नहीं मिली। ऐसी किताबें हमारे इतिहास की अधूरी कहानी को पूरा करती हैं और युवा पीढ़ी को बताती हैं कि आज़ादी की लड़ाई किसी एक जगह नहीं बल्कि पूरे देश में एक साथ लड़ी गई थी। इतिहास की तरह ही हमारी प्राकृतिक विरासत भी बहुत समृद्ध है। केरला में एक नई ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति मिली है, लिरियोथैमस कैरोलेंसिस। एक मिनट, एक नई ड्रैगन फ्लाई की खोज, आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? सुनने में ये बहुत एकेडमिक लगता है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। दरअसल एक नई प्रजाति की खोज किसी इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का थर्मामीटर होती है। अगर किसी जगह पर नई नई प्रजातियां मिल रही हैं, इसका मतलब है कि वहां का जंगल, वहां के नदी नाले अभी भी स्वस्थ हैं। ये खोज हमें बताती है कि केरल का पश्चिमी घाट इलाका बायोडायवर्सिटी का कितना बड़ा खजाना है। ये भविष्य के रिसर्च के लिए एक डेटा पॉइंट है जो हमें क्लाइमेट चेंज के असर को समझने में भी मदद करता है। प्रकृति के अजूबों की बात करें तो इंडोनेशिया से खबर आई है। वहां 7.22 मीटर का एक अजगर मिला है जिसने सबसे लंबे जंगली सांप होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 7.22 मीटर, ये तो हमारे स्टूडियो के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल, ये रिकॉर्ड हमें याद दिलाता है कि दुनिया में वन्य जीव कितने अद्भुत और विविध हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और उसके घने जंगल ऐसे विशालकाय जीवों के लिए एकदम सही घर हैं। ये खोज हमें वन्य जीव संरक्षण के महत्व को भी समझाती है। अगर हम इन जंगलों को नहीं बचाएंगे तो ऐसे न जाने कितने अद्भुत जीव हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और अंत में एक ऐसी खबर जो अर्थव्यवस्था, परंपरा और प्रकृति तीनों को जोड़ती है। ऊन उत्पादन में राजस्थान एक बार फिर देश में नंबर 1 पर है। भारत का लगभग 47.5% ऊन अकेले राजस्थान से आता है। ये तो शानदार है। हाँ, ये शानदार है, लेकिन कहानी में एक पेंच है। आंकड़े बताते हैं कि भेड़ों की आबादी के मामले में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन ऊन उत्पादन में 9वें स्थान पर। ओहो, ये तो बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा गैप। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल यानी भेड़ें तो बहुत हैं, लेकिन अच्छी नस्ल, ऊन की प्रोसेसिंग और उससे अच्छी क्वालिटी के उत्पाद बनाने में हम अभी भी पीछे हैं। इसका सीधा असर भेड़ पालने वाले लाखों चरवाहों की आमदनी पर पड़ता है। ये रिपोर्ट एक तरह से इस सेक्टर में बड़े निवेश और नई तकनीक की जरूरत की तरफ इशारा कर रही है। तो आज हमने अंतरिक्ष के सपनों से लेकर जमीन से जुड़े ऊन के उत्पादन तक की बात की। तो दोस्तों, ये थे 13 और 14 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? Who won the 72nd Senior Women's National Kabaddi Tournament 2026? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है।